अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें हम क्विकली रिवाइज करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर चलेंगे। फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन क्या था, एक रिलेशन था, था दो सेट्स के बीच, ए और बी के बीच। क्या करेगा, ए का एवरी एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए बी के किसी एक एलिमेंट से। ए का हर एलिमेंट शुड बी मैप्ड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये फंक्शन था, एक रूल था। अच्छा, डोमेन क्या होगी? जो सेट ए है बेटा, ये हमने पढ़ा था कि ये आपके पास डोमेन है। इनपुट जहाँ से जाएंगे वो आपके पास क्या होगा, डोमेन होगा। जो सेट बी है बेटा, ये को डोमेन होगा। और जो रेंज है तीसरे नंबर के ऊपर, ये चौथे नंबर के ऊपर लिखा हुआ है रेंज। रेंज वो सेट है बेटा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, मैप्ड आ जाएंगे। सपोज करें अगर वो कहता है कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, इसका मतलब है कि को डोमेन जो सेट बी है उसका एवरी एलिमेंट क्या हो चुका है, मैप्ड हो चुका है। क्लियर हो गया। उसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट था। वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर कोई ग्राफ आपको दिया गया तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइन गिराएंगे। अगर उस वर्टिकल लाइन ने उस कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लिया तो हम कहेंगे ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अदरवाइज अगर उसने एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लिया तो हम कहेंगे ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, सपोज करिए अगर मैं कहता हूँ y इज द फंक्शन ऑफ x, तो बेटा जो चीज़ निकल कर आ रही है, जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक, जो हम दे रहे हैं बेटा ये आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो जूस, अगर यहाँ पर कोई मशीन थी, जूसर मशीन, यहाँ पर मैंगो जूस है तो यहाँ पर से हम इसे क्या देंगे, मैंगोज देंगे जूसर मशीन को, तब जाके जो है ये मैंगोज का जूस निकल कर आएगा। क्लियर हो गया। तो मैंगो जूस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैंगोज के ऊपर। उसके बाद हमने फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सपोज करें y इज इक्वल टू ए फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 7। तो कहता है कि f ऑफ 7 फाइंड करके दो। तो बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे, 7। तो y एट 7 इज इक्वल टू f ऑफ 7 इज नथिंग बट 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7। 7 7 आर 49, 3 इंटू 49 प्लस 7। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है बेटा। नोमिनेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए। डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है या जो हमें गिवन है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम डिटरमिन नहीं है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। बेटा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, किसी भी उसका 0 हो जाए और नोमिनेटर 0 ना हो तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये आपके पास फॉर्म होगी अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म होगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसके बाद डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की थी आगे, चूंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन शामिल है तो वहाँ पर करेंगे। इन्वर्स भी आगे शामिल है और ये ऑलरेडी हमने इन क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम जो है ना एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये आपकी एक्सरसाइज है, कहता है आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको पहला लेक्चर और अभी जो रिवीजन किया है इसमें अगर कुछ समझ आ गई है तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो कि व्हाट आर आवर डिपेंडेंट एंड व्हाट आर आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, चले सपोज करें ये लाइन है, मैं इस तरफ इंडिपेंडेंट लिखूंगा बेटा और इस तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा। क्लियर। अब देखें पहला क्वेश्चन है p इज इक्वल टू 64d। मैं यहाँ पर देखें p इज इक्वल टू 64d। अब देखें हम इनपुट ये निकल कर आउटपुट निकल कर आ रहा है। मैंने कहा है जो आउटपुट निकल कर आ रहा है ये डिपेंड करेगा, फिर इसका मतलब है जो आउटपुट है ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। और जो इनपुट दे रहे हैं ना, इन फॉर इनपुट, इन और इंडिपेंडेंट, इनसे आप इनपुट भी याद कर लो और इनसे क्या कर लो, इंडिपेंडेंट भी याद कर लो। क्लियर। तो जो आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आपके पास क्या आ गया, डी। इंडिपेंडेंट आपके पास क्या आ गया, डी। और जो डिपेंड कर रहा है वो जो फंक्शन होगा बेटा वो पी होगा और पी जो है वो क्या होगा, डिपेंड हो करेगा। पार्ट बी देखो क्या है, एफ इज द फंक्शन ऑफ सी। एफ इज द फंक्शन ऑफ सी। एफ इज फंक्शन ऑफ सी। तो जो सी है वो आपके पास वैल्यू दे रहे हो, इसका मतलब है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखें कैपिटल सी एफ है, क्या कहते हैं, कैपिटल सी इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ। तो कैपिटल सी इज फंक्शन, तो ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सो कैपिटल एफ वी आर गोइंग टू पुट, सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास,
इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एस इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। एस इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा आपको हो गए सर के पिछले क्वेश्चंस में तो हमने अभी तक एक एक वेरिएबल पढ़ रहे थे, यहाँ पर आर भी आ गया और थीटा भी आ गया, अब एस भी है, तो इनमें से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्या हो गया। देखो बेटा कुछ फंक्शंस जो है वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और कुछ फंक्शन जो है ना वो मल्टी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब चलो इसको मैं रियल लाइफ से अगर एग्जांपल लेते हैं तो बिरयानी बना रहे हो बेटा, तो इसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होंगे, बिरयानी तब जाके बनेगी। सेम एज इसी तरीके से ये जो फंक्शन डी, यहाँ पर जो पार्ट डी के अंदर जो फंक्शन एस डिफाइन किया गया बेटा, उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक आर और थीटा। किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, आर और थीटा के ऊपर। सो जो आर और थीटा है ये आपके पास क्या हो गए, इंडिपेंडेंट, और जो फंक्शन निकल कर आ रहा है एस वो आपके पास क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद देखें आप हमेशा फार्मूला पढ़ते रहे हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फार्मूला, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। देखो एम चेंज करेंगे एफ की वैल्यू चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज करेंगे तो एफ की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब हो गया कि जो एफ है इज फंक्शन ऑफ एम एंड ए, इट्स मीन दैट एफ जो है वो आपके पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एम एंड ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद एस ए इज फंक्शन ऑफ एल, डब्ल्यू एंड एच। एस ए फंक्शन है तो एस ए लिख लिया, किसका फंक्शन है, एल का, डब्ल्यू का और एच का। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एल डब्ल्यू एच बेटा ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है बेटा कि आप हमें पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना वो फाइंड करके दो फंक्शन की किसी एक पॉइंट के ऊपर। देखें ज़रा, चले इससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। सपोज करें ये आपका घर है, ये आपका रूम नंबर 1 है, ये आपका रूम नंबर 2 है और यहाँ पर कोई आपका हाल है, ये रूम नंबर, ये से हाल 3 कह लें, ये आपका कोई किचन है यहाँ पर, इसे 4 कह लें। सपोज करें आपने इस रूम में भी इधर भी और इधर भी आपने लाइट्स के कनेक्शन दिए हुए हैं। क्लियर, मतलब लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। जब आप लाइट, अभी सपोज करें कि बिजली जो है ना वो नहीं है, जो ही बिजली आएगी बेटा तो मुझे बताएं इन रूम्स में कनेक्शन जाएगा कि नहीं, इन रूम में जिन जिन रूम्स में कनेक्शन है वहाँ पर लाइट आएगी। क्लियर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर भी क्या होगा, कनेक्शन होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइट पहुँच जाएगी। तो अब जरा क्वेश्चन की तरफ आओ, एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। कहता है एफ की वैल्यू उस वक्त फाइंड करके दो जिस वक्त 3 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, एफ की वैल्यू उस वक्त फाइंड करके दें जिस वक्त -4 होगा, और एफ की वैल्यू ए प्लस एच के ऊपर क्या होगी। अब देखें जहाँ जहाँ पर कनेक्शन होगा वहाँ पर लाइट जाएगी। एक्स समझ लें कनेक्शन है, तो अब लाइट आ गई क्या, 3। तो जहाँ जहाँ पर कनेक्शन होगा बेटा वहाँ पर क्या जाएगी, लाइट जाएगी। क्लियर। तो क्या होगा देखो ज़रा, एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3। तो जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर मैं क्या पुट करता जाऊँगा, 3 पुट करता जाऊँगा। 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5। 3 इंटू 9 प्लस 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 3 ज़ार 27 प्लस 21 माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा, 48 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा, 43। आई थिंक ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जहाँ पर x था वहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमने सिंपल उसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसका पार्ट नंबर सी देखते हैं ना, लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए प्लस एच। तो बेटा जहाँ पर पहले 3 दिया हुआ था तो हम 3 पुट करते रहे, अब हमें x प्लस एच है तो अब x की जगह पर, सॉरी a प्लस एच है तो x की जगह पर अब a प्लस एच पुट करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस एच का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस एच, आगे क्या आ जाएगा बेटा, -5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है कि किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर होता है तो यहाँ b की जगह पर h है तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2ah, प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7a प्लस 7h माइनस 5। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 6ah प्लस 7a प्लस 7h माइनस 5। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो के इसको ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले इस स्पेस को क्लियर कर लें ताकि उसके लिए यहाँ पर जगह बन जाए।
बेटा आप अपनी तरफ से फंक्शंस बनाए, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, आपको क्लियर हो जाएगा। आप क्या करें, अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएं, ओके। कोई भी फंक्शन लिख लें, अपने माइंड से लिख लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड कर लें आप, ठीक हो गया। चलें यहाँ पर इसका बी पार्ट देख लें। अगर बी पार्ट हमें ये कहता है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, बल्कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ टी, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ टी। तो बेटा जिसका फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, जो फंक्शन है वो क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, कहता है टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई टी माइनस 3। कहता है जब टी की वैल्यू 2 हो फिर फाइंड करके दो, टी की वैल्यू 7.4 हो फिर फाइंड करके दो, टी की वैल्यू -3.7 हो फिर फाइंड करके दो। मैं इसमें ये वाला पॉइंट कर लेता हूँ, क्वेश्चन का पॉइंट कर लेता हूँ। तो एफ ऑफ टी की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, -3.7। अब जहाँ पर लाइट का कनेक्शन होगा ना बेटा, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो टी की जगह पर -3.7 पुट करूँगा, -3.7 + 5 डिवाइडेड बाई -3.7 -3। क्लियर। अब देखें यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.3 और ये कितना हो जाएगा -6.7। अब बेटा आप इसे डिवाइड कर लोगे तो कुछ माइनस में नेगेटिव आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। सिमिलरली अब इसका अगर मैं ये डी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर इसे सॉल्व करूँगा तो वही काम करेंगे बेटा। कहता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t² + 2t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी। क्या कहता है कि f की वैल्यू, t की वैल्यू जिस वक्त 3.217 हो, t की वैल्यू 5.613 हो, t की वैल्यू क्या हो, पाए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो। चले मैं ये वाला पार्ट कर लेता हूँ, f ऑफ पाए। तो f ऑफ पाए, अब जहाँ पर t होगा बेटा, ये देखो t की जगह पर मैंने क्या लिखा है, पाए। अब जहाँ पर t होगा इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड के ऊपर, वहाँ मैं क्या करता जाऊँगा, पाई पुट करता जाऊँगा। 3π² + 2π माइनस के रूट ऑफ टी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, पाई। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, आप इसे यूं भी कर सकते हो, 3.14 का स्क्वायर + 2 इंटू 3.14 माइनस के रूट ऑफ 3.14। अब देखें 3.14 का स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 9.85 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6.28 माइनस, अब यही इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर किधर है, ये स्क्वायर रूट है, किसका लेना है बेटा, 3.14 का मुझे चाहिए स्क्वायर रूट। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.7, लेट से 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपस में 3 के साथ, फिर ये आंसर इन सबको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कोई एक आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। चलिए, आई होप सो कि आप इसका ये वाला जो पार्ट है आप इसे इजीली कर सकेंगे, परफॉर्म सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बेटा। कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय CR इज इक्वल टू 2πr वेयर r इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। ये आपको फिगर भी दी हुई है इसने। अब बेटा पहले समझते हैं ना, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो आपके पास उसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, मतलब आपने यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आपने, अब इस सर्कल के अलांग चलते गए, वापस जो ही इस जगह पर पहुंचोगे ना बेटा, तो जितना आपने डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या हो गया, 2πr। 2πr तो मैं इसे सर्कमफेरेंस कहता हूँ। अब मैंने उसने ब्रैकेट में हमें r क्यों दिया हुआ, तो देखें 2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है कि इसकी अपनी वैल्यू है, पाई अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। लेकिन r जो है ना ये चेंज होता है, r एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब देखें ज़रा, सपोज करें r अगर मैं स्मॉल दूंगा तो सर्कल क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, और अगर r की वैल्यू मैं लार्ज दूंगा, थोड़ी सी बड़ी करूंगा, जो ही r की वैल्यू, तो सर्कल क्या होता जाएगा, लार्ज। मैं और बड़ा करूंगा तो सर्कल क्या होता जाएगा,
लार्ज होता जाएगा। तो क्या मतलब सर्कल का जो, और जितना सर्कल बड़ा होगा उतना उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट्स मीन्स दैट कि जो सरकमफेरेंस है सर्कल का वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है किसका, आर का फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो क्या डिपेंडेंट है और आर क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट हो गया। अब जहाँ जहाँ पर उसने फंक्शन दिया हुआ है सी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, बेटा अब फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है कि 2.34 के ऊपर, तो आर की वैल्यू यहाँ पर इस आर की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, 2.34, 6.14, 41 और 5/11। चले मैं यहाँ पर करता हूँ सी ऑफ 5/11 इज इक्वल टू 2 पाई, और आगे आर की जगह पर क्या आ जाएगा, 5/11। अब देखें ज़रा इसको थोड़ा सा मैं और लिखता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14। अब 5/11 अगर आप करोगे तो 0.45 आएगा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 4 2s are 8 इंटू 0.45। ये इसके हाफ से ना, ये अपने आप से थोड़ा सा कम हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, ये 0.5 होता तो ये बिल्कुल इसका एग्जैक्टली हाफ आ जाता, मतलब ये आ जाता, लेकिन ये इसका हाफ नहीं है, इससे थोड़ा सा कम, तो इसका आंसर इसके हाफ से थोड़ा सा कम। अब मैं क्या करूँगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर, मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल कर आएगा, 2.826। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बेटा आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन की बेटा समझ नहीं आ रही इस लेक्चर के दौरान या कुछ भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको कोई इशू हुआ इंशाल्लाह उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा मेरा जो सोल मकसद है वो यही है बेटा कि आपको ये मैथमेटिक्स का जो इशू है वो ना हो इंशाल्लाह। चलिए अगला पार्ट कर लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। बल्कि कहता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय, अब वही बात हमें क्या है, देखो ये आपके पास सपोज करें, लेट मी ड्रा वेरी परफेक्ट सर्कल। ओके, सपोज करें ये आपके पास सर्कल है। अब क्या हुआ बेटा, ये आपके पास सर्कल है ना, तो ये जो इसका एरिया है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर के ऊपर। सो सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर वही बात, पाई आपके पास क्या है 3.14 विच इज़ अ नंबर, और नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन क्या चेंज होगा, आर। अब देखें इसी सर्कल को अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो मुझे बताया उसका रेडियस, उसका ये जो एरिया है वो चेंज होगा कि नहीं। वही बात हो गई, यहाँ पर जो एरिया है वो भी फंक्शन हो गया किसका, पाई आर स्क्वायर का। क्लियर। अब अगर बेटा मुझे कह रहा है इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करके दो, इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू फाइंड करके दो, सॉरी एरिया फाइंड करके दो, और इस पॉइंट के ऊपर आई थिंक आप उसे कर लोगे, लेकिन मैं ये वाला पार्ट करता हूँ। जब आर की वैल्यू कितनी होगी 6.41, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑफ 6.41 इज इक्वल टू, पाई की जगह पर क्या आ जाएगा 3.14159 इंटू 6.41 का स्क्वायर। अब वही काम करेंगे बेटा, 6.14 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 37.699, 37.7 कर लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 3.14 के साथ। ठीक है, तो जो आंसर आया है इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3.14 के साथ, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 118.37 विच इज़ आवर आंसर। ओके, आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा अगले को पार्ट के ऊपर, कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय दिस। आगे बाद में चलते हैं। अब इसका ये जो फार्मूला आता है ये कैसे आता है, इधर ऐसे देख लो। देखो बेटा क्यूब कैसे बना होता है, क्यूब ऐसे बना होता है कि उसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, परफेक्ट एक स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं। क्लियर, मतलब उसकी एक साइड ये हो गई, एक उसकी साइड ये होगी, दो हो गई, अब एक इसके बिल्कुल दूसरी तरफ साइड तीसरी साइड हो गई, अब ये एक चौथी साइड हो गई, इसकी ये वाली साइड कितनी हो गई, पांचवी साइड, और एक ये नीचे वाली साइड हो गई, कितनी हो गई 6 साइड हो गई। क्लियर, एक बात हमें पता चली कि कितनी आ गई, 6 साइड्स हो गई। अब हमें बताया कि ये क्यूब है तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर होगा, ये भी एक स्क्वायर होगा, ये भी एक स्क्वायर होगा, और ये जो साइड है वो भी एक स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, और नीचे वाली भी क्या होगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर ऐसे होगा तो इट्स मीन्स दैट ये उसकी लेंथ होगी और ये भी उसकी क्या होगी, लेंथ, दोनों बराबर होगी, तभी तो जाके वो क्या बनेगी, आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब देखें जरा, इसका जो एरिया होता है वो बेटा क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, 6 स्क्वायर्स हैं, तो 6 स्क्वायर्स का क्या मतलब हो गया कि स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर 2
प्लस स्क्वायर 3 प्लस स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 6, ये सारे के सारे बराबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब साइड्स की जगह पर उनका एरिया लगाया हुआ हमने, साइड का स्क्वायर होता है तो साइड इसकी क्या है L। अब उसे L से मेंशन करें, S से मेंशन करें, जिससे मर्जी है मेंशन करें, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो 6s स्क्वायर ऐसे आता है बेटा। जो उसने आपको बुक में जो फंक्शन दिया हुआ है कि एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन बाय दिस, तो ये बेटा ऐसे आता है। क्लियर? आई होप सो बेटा कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो सरफेस एरिया है उसका फार्मूला दिया हुआ है एफ एस इज इक्वल टू 6s स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसकी s की जगह पर 13.42 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 13.42 इज इक्वल टू 6 इंटू 13.42 का स्क्वायर। क्लियर? 6 इंटू वही काम करूंगा बेटा 13.42 स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 180.96। अब जो आंसर आया बेटा मैं उसे मल्टीप्लाई कर लूंगा किसके साथ 6 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 108057 1080.57। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया, सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें बेटा। तो कहता है कि द मेजर ऑफ द एंगल इन रेडियंस इज गिवन बाय दिस s ओवर r, ठीक है, इज दी वेयर s इज दी लेंथ ऑफ द आर्क। अब क्या मतलब सपोज करें ये आपके पास कोई सर्कल है। क्लियर? अब आर्क लेंथ क्या लेंथ होती है बेटा? आर्क लेंथ ये लेंथ होती है कि किसी भी सर्कल का कुछ हिस्सा, वो आपके पास क्या हो जाएगी आर्क लेंथ। तो कहता है ये जो आर्क है इसकी लेंथ जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिटरमिन करती है। ये इसका जो आर है और यहाँ पर जितना थीटा बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और वो फंक्शन क्या होगा आपके पास, क्या होगा थीटा इज इक्वल टू s ओवर आर। या आपने पढ़ा था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो यहां से थीटा निकाल लिया कि थीटा, अब आर्क लेंथ की जगह s लिख लिया तो क्या बनेगा s इज इक्वल टू r थीटा। तो थीटा क्या बन जाएगा s ओवर r। तो ये फार्मूला आपके पास ऐसे आ गया। ठीक हो गया? अब ये फंक्शन दिया हुआ है तो आई होप सो कि आप इधर वैल्यूज पुट करोगे। अब क्या करोगे, पहले 4.71। अच्छा एक और चीज देख ले, थीटा इज इक्वल टू f इंटू s कामा r। ठीक हो गया? s आपके पास क्या हो गया, आपके पास आर्क लेंथ आ गई, r आपके पास क्या हो गया रेडियस, ये आपके पास क्या हो गया आर्क लेंथ। क्लियर? और ये आपके पास क्या हो गया रेडियस। अब देखें उसने कहा था कि फंक्शन की वैल्यू 4.71 के ऊपर, तो पहले लिखा हुआ है s, तो जहां पर s होगा हमने 4.71 पुट करना होगा और जहां पर r होगा वहां पर हमने क्या पुट करना होगा 3। लेट मी सॉल्व पॉइंट नंबर फर्स्ट। ओके, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। तो थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4.71 डिवाइडेड बाई 3। सही हो गया 4.71 डिवाइडेड बाई 3। आंसर हमारे पास कितना आ गया 1.57। आई थिंक अब आप इसे कर लोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा। आई होप सो कि आपने नाम सुना होगा पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। चलें, पीस तो आपने नाम सुना होगा ना। एक होता है पीस बेटा अमन, सही है, और एक होता है टुकड़े। ठीक हो गया? अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना बेटा वो टुकड़ा होता है जो पीस। ठीक हो गया? PICE। ठीक है, पीस क्या होगा देखें। सपोज करें ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास कौन सा एक्सिस है y एक्सिस। क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में कि सपोज करें ये आपके पास पॉइंट A है, इस पॉइंट से इस तरफ और इस पॉइंट से इस तरफ किसी भी फंक्शन का बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा। टोटली आगे जाकर इसको डिफाइन करेंगे कि क्यों ऐसे था, ये ऐसे क्यों था। सपोज करें इस पॉइंट से इस तरफ फंक्शन का ग्राफ कुछ यूं आ रहा है। ठीक हो गया? और ओहो, इस पॉइंट से इस तरफ फंक्शन का ग्राफ कुछ यूं आ रहा है और यहाँ से आगे इसी पॉइंट से आगे इस फंक्शन का ग्राफ कुछ यूं जा रहा है। तो जो इस तरह का फंक्शन होगा बेटा वो कौन सा फंक्शन होगा पीस वाइज फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा पीस वाइज फंक्शन होगा। मतलब क्या कि जो x एक्सिस है ना उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? जो डोमेन होगी ना, डोमेन रियल सेट जो होगी उसे ब्रेक कर दिया जाएगा इनटू 2 पीसेस। ओके, वन फॉर लेफ्ट साइड एंड वन फॉर राइट साइड। क्लियर? राइट साइड के ऊपर उस फंक्शन का बिहेवियर कुछ डिफरेंट होगा और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा डिफरेंट होगा। क्लियर? अब एक और बात बताओ बेटा, इधर देखो।
अब देखें, सपोज करें ये आपके पास यहाँ पर क्या होता है 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, इस तरफ -1, इस तरफ -2। अब x की वैल्यू इस तरफ <0 होगी, इस तरफ <0 होगी, और ये क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर =0 होगी। अब क्या होगा कि अब कहता है कि f ऑफ x, अच्छा चलो एक क्विकली उस एग्जांपल को कर लेते हैं, सॉल्व कर याद करते हैं, जरा माइंड में लाते हैं। सपोज करें ये कोई जूसर मशीन है, बेटा आपने मैंगो जूस पीना है। कौन सा जूस पीना है? मैंगो जूस। तो क्या करोगे, यहाँ से मैंगो उठाओगे। अच्छा ये आपके पास जूसर मशीन है और ये आटे वाली चक्की है बेटा, ये आटे वाली चक्की है, ठीक है। और आपने दाने, ये आपके पास मैंगो था, और इसको इरेज करो बेटा, इसको ज़रा ना, इसको ज़रा हटाओ यहाँ से। चलो एग्जांपल दोबारा लेते हैं सारी। सपोज करो आपके पास ये जूसर मशीन पड़ी हुई है और ये कोई चक्की है आपके पास, ठीक है। ये कोई जूसर मशीन है, क्लियर हो गया, जूसर मशीन। अब आपके पास यहाँ पर मैंगोज का ढेर पड़ा हुआ है और ये आपके पास दाने हैं, ठीक हो गया, गंदम वगैरह पड़ी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अगर गंदम पिसवानी है कौन सी मशीन के पास जाओगे? मशीन ए के पास, मशीन बी के पास? आप जहरी सी बात है यार मशीन बी पे जाओगे ना। ये तो नहीं कि उसे जूसर मशीन में डालोगे, और जूसर मशीन में डालने से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा बेटा, शोर ही निकलेगा सिर्फ, मशीन भी टूट जाएगी। अब क्या होगा, अगर मैंगो जूस निकालना है तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? मैंगो, ये जो जूसर मशीन है। सेम इसी तरीके से हमारा पीस वाइज फंक्शन भी डिफाइन करेगा। अब देखो इस फंक्शन को पहले यहीं पर समझो, इस फंक्शन को यहीं पर समझो। कहता है जब x की वैल्यू इस तरफ देखो तो कहता है कि x इज लेस देन 0, मतलब x इस एक्सिस से इस तरफ जब होगा, y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर होगा, उस वक्त बेटा मशीन ये वाली काम करेगी, x-3 जूसर मशीन के पास जाएंगे। और जब आपके पास दाने होंगे, आपने किसकी तरफ जाना होगा? चक्की की तरफ जाना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक हो गया। अब देखें जरा, अब देखें कहता है कि x-3 और 2x + 5, ये कहता है जब x की वैल्यू <0 होगी और x > 0 होगा, ये फंक्शन ऐसे, तो इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये आपके पास क्या हो गया? x एक्सिस, ये आपके पास 0, इस तरफ वाली सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, इस तरफ वाली सारी टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं, ठीक हो गया। अब देखें, सपोज करें मैं यहाँ से पॉइंट -1 उठाता हूँ, तो मुझे एक बात बताएं, मैं किस मशीन की तरफ जाऊँगा? इस मशीन की तरफ जाऊँगा या इस मशीन की तरफ जाऊँगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल इस तरफ, क्यों? x की वैल्यू <0 है। अच्छा मैं यहाँ से -100 उठाता हूँ, तो फिर भी मुझे कौन सी मशीन के पास जाना पड़ेगा? इस मशीन के पास जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें यहाँ पर मैं -79999 मैं अगर ये पुट करूंगा तो मुझे कौन सी मशीन की तरफ जाना पड़ेगा? इस तरफ या इस तरफ? जाहिर सी बात है, अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये नंबर 0 से बड़ा है, इसलिए मुझे इस मशीन की तरफ जाना पड़ेगा ना। कहानी समझ में आ रही है बेटा? तो बिल्कुल इसी तरीके से अब उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है कि x की वैल्यू जिस दफा -1 होगी, x की वैल्यू जिस टाइम 0 होगी, और x की वैल्यू जिस टाइम क्या होगी? 1। अब मुझे बताओ बेटा, x की वैल्यू आ गई -1, तो मैं ऊपर वाले फंक्शन की तरफ जाऊंगा या नीचे वाले फंक्शन की तरफ जाऊंगा? जल्दी से बताओ। ऊपर वाले फंक्शन की तरफ जाऊंगा, शाबाश, ऊपर वाले फंक्शन की तरफ जाऊंगा। और ऊपर वाला फंक्शन ये कहता है कि x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करूंगा तो f ऑफ -1, चले मैं इसको अभी f ऑफ x लिखता हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x-3, y बिकॉज x इज लेस देन 0, सो f ऑफ -1, क्यों? x इज -1 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? -1 -3, आंसर कितना आ गया? -4। जब 0 की तरफ जाऊंगा बेटा, अब 0 तो इधर 0 से छोटा होता है या 0 0 के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो जब 0 0 के बराबर होगा तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 × 0 + 5, 2 zeros are 0 + 5 इज इक्वल टू 5। अब इसे देखो बेटा, 1 तो जाहिर सी बात है नीचे वाली मशीन काम करेगी, क्यों? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम इधर x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा, क्या आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हो या नहीं? तो देखो जरा, वही चीज़ है। कहता है कि एक दी हुई है कि जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी और जब x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी उस वक्त x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 वाली मशीन काम करेगी, और जब x की वैल्यू 2 होगी बेटा उस वक्त क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा 4। अब देखो जरा, जब x की वैल्यू 0 हो
x की वैल्यू 2 हो, ये लिखा हुआ है, और जब x की वैल्यू 4 हो। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब x को 0 सॉल्व करूंगा तो मुझे बताएं क्या 0 2 के बराबर होता है? नो सर, इसका मतलब है 0 2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है मुझे कौन सी मशीन की तरफ जाने का? इस तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2. This implies that 0 is not equal to 2. So f of 0 is nothing but 0 square minus 4 divided by 0 minus 2. 0 minus 4 by minus 2, answer will be 2. अब मुझे बात बताओ, जब x की वैल्यू 2 होगी तो इस तरफ तो 2 क्या 2 is not equal to 2? नहीं जी, 2 तो 2 के बराबर होता है। इसका मतलब है मुझे इस मशीन की तरफ जाना पड़ेगा। So f of x is equal to 4 when x is equal to 2. So 2 is equal to 2. This implies that f of 2 is equal to 4, which is our required answer. आई होप सो बेटा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे भी हो सकता है कि ये तीनों क्वेश्चन के लिए कोई मशीन ही अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ऐसे बेटा डिफाइन हो सकता है कोई भी फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऐसे आ सकता है आपके पास कि यहाँ पर जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस वक्त मशीन ये वाली काम करेगी, जब x की वैल्यू 0 होगी उस वक्त मशीन ये वाला काम करेगी, और जब x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी उस वक्त ये काम करेगी। तो ये भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सपोज करें f ऑफ x 1 हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x 2 हो जाएगा, और यहाँ पर f ऑफ x 3, या f ऑफ x नहीं, सपोज इसे कर लो g कर लो, इसे h कर लो, और इसे y कर लो। क्लियर हो गया बेटा? तो 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं पीस वाइज फंक्शन को। अच्छा, आगे हैं बेटा। अब मुझे बात बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक बिल्कुल हलवा है ना। डोमेन दी हुई है, आगे रेंज सेट दिया हुआ है। अब हमने देखना है कि ये डोमेन सेट का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट था। ठीक है, हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट मुझे ये कहता है कि बेटा ये जो एलिमेंट निकल रहे हैं ये इनका एक ही साथी यहाँ पर हो, इन्होंने 2 साथी ना बनाए हो। इसे देखो 3 5 7, पहला पॉइंट क्लियर सर। 3 भी 1 से मिला हुआ है। हमने इधर नहीं देखना कि ये आगे जाके किस से मिल रहा है, नहीं, हमने ये देखना है बेटा कि ये 1 से मिला होना चाहिए। 3 भी यहाँ से 1 की तरफ जा रहा है, 5 भी 7 भी, इट्स मीन्स दैट कि ये आपके पास फंक्शन हो गया। इसे देखो -1 -2 -3 मैप्ड है। अच्छा, उसके बाद देखो इसने भी 1 से दोस्ती लगाई हुई है, इसने भी 1 से दोस्ती लगाई हुई है, इसने भी 1 से दोस्ती लगाई हुई है। इट्स मीन्स दैट कि ये भी आपके पास क्या हो गया? फंक्शन। इसे देखिए तो 3 4 5 पहली कंडीशन ओके, लेकिन 3 ने कितनों से दोस्ती लगाई हुई है? 2 से। ये ठीक बंदा नहीं है। जब ये एक भी ठीक बंदा नहीं है, इट्स मीन कि वो आपके पास क्या हो गया? फंक्शन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट वेदर ईच ग्राफ स्पेसिफाइज ए फंक्शन आर नॉट। तो बेटा अब हमने ये बताना है, और आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस गिराएंगे बेटा। अब देखें ये सारी वर्टिकल लाइंस इस ग्राफ को, इस कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करनी है। इसका मतलब है ये फंक्शन है। इधर अगर आप गिराएं तो देख लें ये भी इधर एक पॉइंट के ऊपर इधर और इधर ही इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर इधर ग्राफ गिराएं तो देखें जरा, यहाँ पर इसने इस कर्व को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इट्स मीन्स दैट कि ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? अब बेटा आते हैं डोमेन और रेंज की तरफ, और फिर बल्कि ऐसे करते हैं कि ये जो इससे 11 12 13 14 क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है बेटा उनको आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर हो जाए। ठीक हो गया बेटा? अल्लाह हाफिज़।